ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शुरू करते हैं रैपिड रिव्यू। ये ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि आप लोग आखिरी दिनों में लाजमी तौर पे करके जाइएगा। अच्छा जी, सबसे पहला है हम लोग ये कर रहे हैं, शुरू करते हैं एमरजेंसी मेडिसिन से। अच्छा जी, क्लास ऑफ ड्रग्स दैट में काज सिम्टम्स ऑफ मसल रिजिडिटी, हाइपरथर्मिया, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ठीक है, ये होती हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। एंटीसाइकोटिक्स, पेशेंट की हिस्ट्री होगी, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हुआ है, मेंटल हॉस्पिटल से रेफ़र हुआ है, क्या आपके पास आया है, उसका टेम्परेचर रेज्ड है, मार्क्ड मसल रिजिडिटी है। ठीक है, तो लाजमी तौर पे देखना है कि उसको दो चीज़ें हो सकती हैं, या एनएमएस होगा, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, या मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होगा, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो आपको आ सकते हैं, दोनों में एक जैसी सिम्टम्स होती हैं। पेशेंट की रिजिडिटी, रेज टेम्परेचर, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से क्या मुराद है, टाइकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स से क्या मुराद है कि पेशेंट की कोई एक मसल्स की टोटिकोलस होगा या उसको कुछ ट्रेमर्स हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, हम लोग बहुत ज़्यादा जो है दवाइयों, बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं जिनके हम लोग स्टीराइड्स देते हैं, लाइक ऑटोनॉमिक डिजीज़, ऑटोनॉमिक कह रहा हूँ, ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए। ठीक है, और एडिसोनियल क्राइसिस के लिए, स्किन की डिजीज़ के लिए, जॉइंट की डिजीज़ के लिए। ठीक है, बड़े पेशेंट की जहाँ पे भी कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको कम करने के लिए स्टीराइड्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हर डॉक्टर को लाजमी तौर पे आने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कोई भी इम्तिहान होता गुजरता होगा जिससे आपको स्टीराइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स ना आते हों। ठीक है, तो ब्रेन से अगर हम शुरू करें तो ब्रेन में पेशेंट को क्या होता है, मेनिया, साइकोसिस। ठीक है, आंखों में कैटरेक्ट, इसमें जो नहीं लिखे हुए मैं आप साथ साथ लिख रहा हूँ। ज़ुबान पे कैंडिडा, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, नेक में रेज जेवीपी, हार्ट फेलियर वर्सनिंग हो जाती है पेशेंट को। ठीक है, अच्छा, चेस्ट के अंदर पेशेंट को हार्ट फेलियर की वर्सनिंग शुरू हो जाती है। लंग्स के अंदर इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। स्किन के ऊपर उसकी स्किन की थिनिंग हो जाती है और डिलेड वुंड हीलिंग होती है। ब्रूजेस भी बन सकते हैं, एक्यूमोसिस भी बन सकता है। हड्डियों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होती है। स्टमक के अंदर पेशेंट को अल्सर्स बनते हैं। ठीक है, और मायोपैथी शुरू हो जाती है। मीन्स के पेशेंट कहता है कि मैं इस मीन्स पे बैठता हूँ तो खड़ा नहीं हुआ जाता, और कंघी नहीं कर सकता, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। मायोपैथी की हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते होते हैं। तो स्टीराइड के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप इस वीडियो को पॉज करें, जो मैंने अभी बातें बोली हैं इसको ना आंखें बंद करके ना दोबारा दोहराएं अपने अंदर, या अलहदा कागज़ पे लिख लें। तो स्टीराइड के साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो आप लोगों को, सब लोगों को बहुत ज़्यादा लाजमी तौर पर पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ डिलीरियम ट्रीमेंस। डिलीरियम ट्रीमेंस का सिनेरियो आप लोगों को आएगा कि पेशेंट है, वो अल्कोहलिक है, अब आपके पास एकदम एल्टर्ड बिहेवियर के साथ आया है, एकदम उसका जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो गया है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे, बेंजोडाइज़ेपिन। ठीक है, तो बेंजोडाइज़ेपिन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, डायज़ेपाम, मिडाज़ोलाम, इस तरह की दवाइयाँ जिनके अंदर एम आता है आखिर के अंदर। ठीक है, अच्छा, एस्टामाइनोफेन ओवरडोज। एस्टामाइनोफेन का स्टेरियो आपको आता है पैरास्टामोल के साथ। एस्टामोन पैरास्टामोल होती है, पेशेंट की सुसाइड की हिस्ट्री हो। ठीक है, तो ग्रेटर देन पेशेंट ने 2 पत्ते से ज़्यादा लिया हो, 10 ग्राम, एक गोली 50 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम की होती है, तो एक पत्ते में 5 ग्राम होगा, तो 2 पत्ते जो हैं वो उसमें 10 ग्राम गोलियाँ होंगी। अगर किसी पेशेंट ने 2 पत्ते खाए हुए हैं ना तो वो टॉक्सिक डोज है, टॉक्सिक लिथल डोज है। ठीक है, तो उस पेशेंट को आप फ़ौरन लवाज करते हैं और एनेस्टाइल सिस्टीन देते हैं। पैरास्टामोल के साथ लफ्ज़ याद रखना है, एस्टामाइनोफेन के साथ लफ्ज़ याद रखना है, एनेस्टाइल सिस्टीन का। ठीक है, अच्छा, ओपिएड ओवरडोज का सिनेरियो आप लोगों को आएगा। ये भी पेशेंट को किसी ने नशा दिया है, किसी ने लूटने की कोशिश की है, तो ओ जो है वो एन के करीब है। ओपिएट का एंटीडोट इज़ नेलोक्सोन, ओपिएट का एंटीडोट इज़ नेलोक्सोन। अच्छा,
बेंजोडाइज़ेपिन का ओवरडोज हो जाए, इसमें भी हिस्ट्री ऐसी ही होगी कि पेशेंट को किसी ने लूटने की कोशिश किया या नशा वगैरह दिया है। ठीक है, तो बेंजोडाइज़ेपिन का एंटीडोट इज़ फ्लुमेजिनिल। बी जो है वो एफ़ के करीब है, बी जो वो एफ़ के करीब है। ठीक है। अच्छा, पेशेंट एंटीसाइकोटिक्स ले रहा है, मेंटल हॉस्पिटल से आया है, अब उसको ये इस तरह के मसले मसाइल हो गए हैं, रिजिडिटी, हाइपरथर्मिया और एक्स्ट्रा सिम्टम्स, तो मोस्ट लाइकली आपने डायग्नोसिस बनाया उसका एनएमएस या मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? डेंट्रोलिन। ठीक है, तो ये वो बहुत सारी चीज़ें इसमें ना रट्टे वाली होंगी, तो डेंट्रोलिन है इसके अंदर, एनएमएस की ट्रीटमेंट इज़ डेंट्रोलिन। अच्छा जी, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का सिनेरियो आप लोगों को आएगा कि पेशेंट है, आया है आपके पास हाइपरटेंशन एनकेफेलोपैथी के साथ, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, पेशेंट है उसको हीमाचूरिया हो रहा है, ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो 210 आ रहा है, उसकी फंडोस्कोपी किया तो वहाँ पे हमें पेपिलिडीमा मिला है। ठीक है, या पेशेंट को एओर्टिक डिसेक्शन है, एओर्टिक डिसेक्शन, एओर्टिक डिसेक्शन की हिस्ट्री होगी कि पेशेंट को चेस्ट पेन होगी सीवियर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग कहते हैं कि ऑर्गन डैमेज हो रहा है, पेशेंट को ऑर्गन डैमेज हो रहा है ड्यू टू हाइपरटेंशन। तो इन कंडीशन में पेशेंट को आईवी दवाई देते हैं, तो आईवी दवाई इज़ नाइट्रोप्रोसाइड। आपने अक्सर का देखा होगा इमरजेंसी के हम आइसोकिट लगा रहे होते हैं। ठीक है, आइसोकिट नाइट्रोप्रोसाइड की ही एक तरह की एक दवाई है। अच्छा जी, एट्रिफिब्रिलेशन में आपको इरेगुलर आपकी पल्स होगी। ठीक है, फिर साथ स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, साथ एक्यूट एब्डोमेन हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की ईसीजी आप लोगों को क्लिनिकल के अलावा आपकी ओएसपी के इम्तहानात में भी बड़ा कॉमनली आती है, उसमें भी हम लोग ये 3 लफ्ज़ ही पूछना चाह रहे होते हैं ट्रीटमेंट में, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल, एंटीकोगुलेशन, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल, एंटीकोगुलेशन। ठीक है, वीडियो पॉज करके जो एक एक स्नैरी जब आपको बोल रहा हूँ इसको ना लिखें, एक एट्रियल फिब्रिलेशन का स्नैरी को आएगा उसमें क्या ट्रीटमेंट दूंगा, जिसमें मैं स्टार बना रहा हूँ वो जो है ना आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, एसवीटी का स्नैरियो आप लोगों को आएगा टैकीकार्डिया के साथ। ठीक है, यंग फीमेल है, अब उसको कहती है मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो जाती है फिर ठीक हो जाती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अगर पेशेंट स्टेबल हो तो सिंपल उसको कैरोटिड मसाज करते हैं या विगो स्टिमुलेशन करते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट अनस्टेबल हो तो उसको हमेशा शॉक देते हैं। या रिदमियास का एक असूल होता है कि पेशेंट अनस्टेबल हो, अनस्टेबल से क्या मुराद है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, पेशेंट एट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रहा है, पेशेंट सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के अंदर है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि उस कंडीशन में कोई अरिदमिया हो तो उस पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, शॉक देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एसएलई का स्नेरियो हो और पेशेंट की इन दवाइयों में से किसी की हिस्ट्री हो, आइसोनाइजिड, पेनिसिलामिन, हाइड्रोलाजिन, प्रोकेनामाइड, क्लोरप्रोमाजिन, मिथाइलोडोपा और क्विनिडीन, तो ये क्या चीज़ है, बेसिकली ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई है। ठीक है, तो ये इसको आपको रटाई लगाना पड़ेगा। आयनाइज ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है, पेनिसिलामिन विल्सन डिजीज़ के लिए, हाइड्रोलाजिन ब्लड प्रेशर की दवाई है, प्रोकेनामाइड हार्ट के लिए देते हैं, क्लोरप्रोमाजिन आपकी एंटीसाइकोटिक है, मिथाइलोडोपा पार्किंसन डिजीज़ के लिए दी जाती है, क्विनिडीन हार्ट के लिए और हार्ट के रिदम के लिए और एंटी मलेरियल है। ठीक है, तो आपको इन दवाइयों के साथ कोई सिनेरियो दिया होगा किसी इन इन मेडिसिन से रिलेटेड डिजीज़ का, तो पेशेंट के साथ एसएलई की हिस्ट्री होगी कि उसको जॉइंट पेन्स रैश शुरू हो गया है, तो ऑप्शन में आप लोगों ने देखना है इनमें से कोई दवाई तो नहीं है। ठीक है, और इसके साथ ड्रग इंड्यूस एसएलई के साथ क्वेश्चन आता होता है इसमें एंटीबॉडी कौन सी पॉजिटिव है, इसमें एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी पॉजिटिव है, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ पेशेंट को अनीमिया है साथ, जो कि मैक्रोसिटिक है, मेगालोब्लास्टिक है, और साथ उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स से क्या मुराद है, उसको नमनेस हो रही है, पाँव के अंदर चूंटियाँ चुभती महसूस होती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको स्पास्टिक पैराप्लीजिया हो गया है। ठीक है, या चलता है तो उसको वो गिरता हुआ महसूस होता है। तो डायग्नोसिस क्या है, बी12 डेफिशिएंसी।
ठीक है, इसको हम SACD भी कहते हैं, सब एक्यूट कम्बाइंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से क्या मुराद है कि आपके जो WBCs होते हैं, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स, उनके अंदर जो आपकी लोब्स हैं वो एक भी WBC उसकी लोब्स 5 से ज़्यादा हो जाए तो मेगालोब्लास्ट कहलाता है। ठीक है, तो मेगालोब्लास्ट पेरिफेरल स्मीयर पे नज़र आ जाएं तो उसकी दो ही मेन काजेज़ होती हैं, B12 और फोलेट डेफिशिएंसी। B12 और फोलेट डेफिशिएंसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? न्यूरोलॉजिकल फीचर्स का। ठीक है, B12 डेफिशिएंसी के अंदर न्यूरोलॉजिकल फीचर्स मौजूद होते हैं, जबकि इसके अंदर फोलेट डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल फीचर्स नहीं होते। अच्छा जी, बर्न पेशेंट प्रेजेंट विद चेरी रेड फ्लश स्किन एंड कोमा, सैचुरेशन इज़ नॉर्मल बट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज़ एलिवेटेड। आपको इसका सिनेरियो आएगा कि पेशेंट है वो बर्फ़ में फंस गया, गाड़ी के अंदर उसने गाड़ी ऑन कर ली हीट की वजह से, अब एकदम फोत हो गया। या पेशेंट है वो गैराज के अंदर काम कर रहा था तो बच्चों ने उसको काफ़ी देर से, उसकी बीवी डिस्टर्ब हुई, उसने जाके देखा तो वहाँ पे बेहोश लेटा हुआ था। ठीक है, सर्दियाँ बहुत थी, कार्बन हीटर चला के रात को सो गए रात। ठीक है, तो ये इस तरह का सिनेरियो आए तो दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड होती है, इस वजह से इसमें पेशेंट की ना सेचुरेशन जो है ना वो नॉर्मल रहती है, लेकिन पेशेंट के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती। इस वजह से ये डेंजरस, बहुत डेंजरस कंडीशन है। इस कंडीशन में हमने पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देनी चाहिए हाई प्रेशर के साथ। ठीक है, अच्छा, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन हम लोग पेशेंट को देते हैं जब पेशेंट बेहोश हो या प्रेगनेंसी हो। ये दो कंडीशंस होती हैं जिनमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि माँ के साथ उसका बेबी भी है। ठीक है, अच्छा, ट्रॉमा की हिस्ट्री है और टिप ऑफ द पेनिस के ऊपर ब्लड है, यूरेथ्रल मिएटस के ऊपर ब्लड है, तो डायग्नोसिस इज ब्लेडर इंजरी, ब्लेडर और यूरेथ्रल इंजरी है। ठीक है, अच्छा, तो इस इंजरी को देखने के लिए हम लोग क्या क्या करवाते हैं? रिट्रोग्रेड सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशंस पूछी जाए। ये आप लोगों को सिनेरियो आएगा, ट्रॉमा के साथ फ्रंट सीट पैसेंजर है, ड्राइवर है या ड्राइवर के साथ वाली सीट है। आपको पता है ड्राइवर जो होता है वो उसके आगे स्टीयरिंग होता है, तो स्टीयरिंग लगेगा उसके पेट पे, उससे उसको ब्लेडर इंजरी होगी। ठीक है, तो वो पेशेंट, उसकी पेल्विस का फ्रैक्चर होगा, पेल्विस की में से आपकी ये ब्लेडर और यूरिथ्रा गुजर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर सिनेरियो आता है कि पेशेंट है हाइपरटेंशन के साथ, अब उसको सीवियर चेस्ट पेन हुई है, चेस्ट पेन के साथ उसको, जो कि उसकी बैक को रेडिएट करती है, वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसके ना दोनों आर्म्स में ब्लड प्रेशर डिफरेंट आता है, बोथ आर्म्स में ब्लड प्रेशर डिफरेंट आता है। तो क्या डायग्नोसिस है? एओर्टिक डिसेक्शन, एओर्टिक डिसेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट कौन सा करवाते हैं? चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के ऊपर वाइडेंड मिडियास्टिनम होती है, वाइडेंड मिडियास्टिनम होती है। ठीक है, लॉस ऑफ एओर्टिक नोब हो सकती है, पेशेंट की ट्रेकिया शिफ्ट आपको मिल सकती है, लेकिन आप लोगों ने जो मेन चीज़ पहचाननी है ना, एओर्टिक डिसेक्शन का सिनेरियो पहचानना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर। हाइपरटेंसिव पेशेंट, चेस्ट पेन जो बैक को रेडिएट करती है, दोनों आर्म्स के अंदर ब्लड प्रेशर का डिफरेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंट होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एओर्टिक डिसेक्शन। ठीक है, अच्छा जी, रेडियोग्राफिक इंडिकेशन फॉर सर्जरी इन पेशेंट विद एक्यूट एब्डोमेन। आप लोगों को एक्यूट एब्डोमेन का सिनेरियो आएगा कि पेशेंट है उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, उसके साथ एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है। एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन से क्या मुराद है कि पेशेंट को फ्लेटस भी पास नहीं हो रहा। ठीक है, उसका एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट करवाते हैं तो उसकी जो डायफ्राम है
उसके नीचे फ्री एयर आ जाती है। ये वाली एक काली वाली एयर, मैं काली वाली एयर बना देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर ऊपर लंग्स है, नीचे ये डायाफ्राम के नीचे एक ब्लैक वाली एयर नज़र आ जाती है, इसको कहते हैं एयर अंडर डायाफ्राम। एयर अंडर डायाफ्राम जो है ना वो सर्जरी वालों का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो एक सिनेरियो है, एयर अंडर डायाफ्राम। ठीक है, तो एयर अंडर डायाफ्राम का जो आप लोगों को एक्सरे जो है वो क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। ठीक है, अच्छा, एयर अंडर डायफ्राम नज़र आ सकती है। पेशेंट को कंट्रास्ट दें तो डेफिनेटली जो एक्यूट एब्डोमेन है किसी परफोरेशन की वजह से हुआ है, परफोरेशन की वजह से ही जो गट के अंदर एयर है वो बाहर निकली हुई है। अगर पेशेंट को कंट्रास्ट दें तो कंट्रास्ट बाहर निकल आएगा। ठीक है, और सी टी स्कैन पर आपको कोई स्पेस मिली भी मिल सकती है, और आर्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन भी मिल जाती है। आर्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आप लोगों को सिनेरियो होगा एट्रियल फिब्रिलेशन का। जब आर्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेशेंट की गट इस्कीमिया होगा, गट का इस्कीमिया होने की वजह से क्या होगा, उसको बावल परफोरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो पेरिटोनाइटिस सर्जरी का सिनेरियो हो तो आप लोगों ने एक्यूट एब्डोमेन अच्छे तरीके से बुक से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसमें और ये वाला जो एक्सरे है ये लाजमी देख के जाइएगा। अच्छा, बर्न का सिनेरियो आ जाता होता है। बर्न के पेशेंट के अंदर आपको हो सिनेरियो आए कि पेशेंट के जो स्किन है, स्किन वाला एरिया, बर्न वाला एरिया, वहाँ पे ग्रीनिश स्क्रीशंस आ गई हैं, स्क्रीशंस जो है ना ग्रीनिश हो गई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सूडोमोनास एरिजिनोसा से इन्फेक्शन हो गया उस पेशेंट को। ठीक है, अच्छा, बर्न के पेशेंट में हम लोग फ्लूइड देते होते हैं, तो फ्लूइड देने के लिए आप हम लोग मैंने सर्जरी के सिनेरियोज में सिखाया था पार्कलैंड फार्मूला यूज़ करते हैं। पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है कि हम लोग बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसके साथ पेशेंट का वेट मल्टीप्लाई करते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये पार्कलैंड फार्मूला आप लोगों को लाजमी तौर पे आना चाहिए। आपको बेसिकली वो सिनेरियो में दे देंगे कि पेशेंट का ना 20% एरिया बर्नड है और उसका वेट जो है ना वो 70 kg है। ठीक है, तो 70 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ 1400। ठीक है, 1400 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ तो 5600 देना है उसको फ्लूइड। तो ऐसे आप लोगों को आ सकता है बर्न का सिनेरियो। अच्छा, पेशेंट एडमिटेड हो ट्रॉमा के साथ या किसी भी वजह से, तो यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 0.5 ml पर kg पर आवर। ठीक है, तो अगर अनस्टेबल है, ट्रॉमा है, तो ट्रॉमा में और भी ब्लड लॉस हो रहा होगा तो उसमें यूजली 50 cc हम लोग देते हैं। अगर स्टेबल है मीन्स कि आप लोग जैसे आपने नोट किया होगा आजकल गर्मियां हैं तो हम लोग सुबह वाशरूम जाते हैं और रात मगरब ईशा के टाइम पे वाशरूम जा रहे होते हैं, तो स्टेबल पेशेंट्स के अंदर 30 cc पर आवर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो ट्रॉमा और एक्यूट डिजीज़ के साथ है उनके अंदर एटलीस्ट 50 ml पर आवर लाजमी तौर पे होना चाहिए यूरिन आउटपुट। ठीक है, अच्छा जी, आपको स्नेरियो के अंदर आया कि पेशेंट जो है वो खड़ा हुआ है, चक्कर आके गिर गया है, एग्जामिनेशन में उसको ब्रेडिकार्डिया है, तो दिस इज़ ए न्यूरोजेनिक शॉक, दिस इज़ न्यूरोजेनिक शॉक। पेशेंट की ट्रॉमा की हिस्ट्री है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है, उसको ब्रेन में SOL है, और एग्जामिनेशन पे रेज ब्लड प्रेशर ब्रेडिकार्डिया है, इसको हम कहते हैं कुशिंग्स ट्राइएड। ठीक है, कुशिंग्स ट्राइएड, दिस इज कुशिंग्स ट्राइएड फॉर रेज्ड ICP। ICP मीन्स रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अच्छा जी, पेशेंट का कार्डिक आउटपुट डिक्रीज है, लेकिन और साथ उसकी पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज है, तो diagnosis is hypovolemic shock. Hypovolemic shock is the most common cause of shock है। ठीक है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ या उसकी हिस्ट्री है किसी भी इस तरह की चीज़ की, वोमिटिंग की, डायरिया की, ट्रॉमा की,
ठीक है, बर्न्स की, खाना ना खाने की, हॉस्पिटल मीन्स की आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो धूप में काम करने की, तो ब्लड प्रेशर कम, हाइपोवोलेमिक शॉक। जब आपको शोर ना हो, ब्लड प्रेशर कम है, हाइपोवोलेमिक शॉक, उसको पेशेंट को लाजमी तौर पर फ्लूइड लगाना है। ठीक है, तो सिनेरियो को मुश्किल करने के लिए आपको ये चीज़ें भी दी जा सकती हैं, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, डिक्रीज वेज प्रेशर और रेज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज है, ये एक ही सिनेरियो के अंदर होती है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एक ही सिनेरियो में डिक्रीज होती है। वो सिनेरियो कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स कौन कौन से हैं? सेप्टिक और एनाफ्लेक्टिक। सेप्टिक और एनाफ्लेक्टिक। सेप्टिक का सिनेरियो आप लोगों को आएगा सेप्सिस के साथ, मीन्स की पेशेंट को इन्फेक्शन है, साथ कोई नमूनिया है, यूटीआई है, मेनिंजाइटिस है, स्किन का कोई इन्फेक्शन है। और एनाफ्लेक्टिक का सिनेरियो आप लोगों के साथ किसी ड्रग का रिएक्शन हुआ है पेशेंट को। ठीक है, तो इसके अंदर पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, सारे शॉक्स के लिए पहली ट्रीटमेंट इज़ आईवी फ्लूइड। ठीक है, सेप्टिक शॉक में उसमें एंटीबायोटिक्स का इजाफा हो जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक में ट्रोपोनिन का इजाफा हो जाता है, ट्रोपोनिन कह रहा हूँ, आइनोट्रोप्स का इजाफा हो जाता है। ठीक है, हाइपोवोलेमिक का तो आपको पता ही कि इसके अंदर आप लोगों ने फ्लूइड और ब्लड देना है। एनाफ्लेक्टिक शॉक में पेशेंट को ये आप लोगों को लफ्ज़ याद रखना है, एड्रेनालिन का, एपिनेफ्रिन देते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, आपको सिनेरियो आता है कि पेशेंट जो है वो सेप्सिस के अंदर है, सेप्सिस के अंदर है और अब जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ गया, या बर्न है, अब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो गई है, या पेंक्रेटाइटिस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो गई है, और एक्सरे के ऊपर बायलैटरल शेडविंग है, फ्लफी शेडविंग है, तो डायग्नोसिस इज ARDS। डायग्नोसिस इज ARDS। ठीक है, तो ARDS के पेशेंट में हम लोग पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं लो टाइडल वॉल्यूम के साथ। अच्छा, पेशेंट को हिस्ट्री है CVP लाइन डालने की, और अब उसको ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो गई है। क्या डायग्नोसिस है? एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, चेस्ट ट्रॉमा की भी हिस्ट्री हो सकती है। चेस्ट ट्रॉमा वही है, पेशेंट को जब हम CVP लाइन डालते हैं तो उसमें भी एक पेशेंट की हम लोग पोजीशन जो है ना वो नीचे की तरफ करके रखते होते हैं। पेशेंट की ट्रॉमा की हिस्ट्री है, ट्रॉमा के साथ पेशेंट की ना नेक वेन्स एनलार्ज्ड है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, और एग्जामिनेशन पे उसको ब्रेथ, उसकी जो हार्ट साउंड है वो सुनाई नहीं दे रही, तो डायग्नोसिस कार्डियक टेम्पोनार्ड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेक्स ट्राइएड। बेक्स ट्राइएड तो बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो, इसमें एमरजेंसी पेशेंट का वो करते होते हैं, पेरिकार्डियोटमी करते हैं, तो उसका जो है ना वो टैप करेंगे, पहले उसकी पेरिकार्डियम में जो फ्लूइड है या ब्लड है जो भी है उसको निकालना होगा। ठीक है, तो मफल्ड हार्ट साउंड होती हैं इसके अंदर। डिमिनिश हार्ट साउंड को हम मफल्ड हार्ट साउंड का लफ्ज़ आपने सुना होगा। मफल्ड हार्ट साउंड मीन्स के डेफिनेटली हार्ट के गिर्द अगर ब्लड है तो आपको हार्ट साउंड सुनाई नहीं देंगी। और अगर पेशेंट को चेस्ट के अंदर फाइंडिंग्स हैं, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, डलनेस ऑफ परकशन, तो ये प्लूरफियन की फाइंडिंग्स हैं, फियन की। तो आप लोग एग्जामिनेशन पे नहीं बता सकते कि ये फ्लूइड है कि ब्लड है। और ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी तो मोस्ट लाइकली वो हीमोथोरेक्स होगा, इसमें हीमोथोरेक्स होगा। ठीक है, अच्छा, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स के साथ अगर आपको परकशन नोट रेजोनेंट मिला है तो डायग्नोसिस इज नीमोथोरेक्स। नीमो मीन्स एयर है। ठीक है, हीमोथोरेक्स, प्लूरफियन, काइलोथोरेक्स, जहाँ पे फ्लूइड वाला एरिया होगा वहाँ पे परकशन नोट डल होगा, जबकि अगर एयर है तो परकशन नोट रेजोनेंट होगा। ये एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयर के साथ परकशन नोट इज़ रेजोनेंट। मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस। ठीक है, तो रेजोनेंट के साथ पेशेंट और COPD की हिस्ट्री हो सकती है, चेस्ट ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है, फ्लेल चेस्ट की हिस्ट्री हो सकती है। फ्लेल चेस्ट से क्या मुराद है कि दो रिब्स दो पॉइंट से टूटें, तो वो वाला जो पॉइंट होता है वो डिफरेंट मूव कर रहा होता है, उसको कहते हैं फ्लेल चेस्ट। ठीक है, तो डायग्नोसिस इज टेंशन नीमोथोरेक्स। अच्छा जी, पेशेंट को एब्डोमिनल ट्रॉमा है,
चाहे वो ब्लंट इंजरी है चाहे वो पेनिट्रेटिंग है। पेनिट्रेट से बाद है गोली लगी है, चाकू लगा है, सरिया लगा है। और जो ब्लंट ट्रॉमा से क्या मुराद है, उसको छत से गिरा है, एक्सीडेंट हुआ है, पेट में मुक्का लगा है, ठीक है, लड़ाई चढ़ाई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, और पेशेंट जो है ना वो अनस्टेबल हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको इंट्रा एब्डोमिनल कोई लीकेज है, तो उसका फ़ौरन तौर पे क्या करना चाहिए, ओटी शिफ्ट करके उसको एक्सप्लोरेटरी रिपोर्ट भी करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट की हिस्ट्री है ट्रॉमा की, ओल्ड एज की, अल्कोहलिक की, वॉमिटिंग के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, ब्रेडिकार्डिया के साथ, सीटी स्कैन के ऊपर मून शेप्ड या क्रिस्टन शेप्ड शेडो है, तो डायग्नोसिस सबड्यूरल हेमाटोमा। डायग्नोसिस बाई कन्वेक्स, यही सारी सिनेरियो है, लेकिन सीटी स्कैन के ऊपर बाई कन्वेक्स लिखे ना तो एपिड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, एपिड्यूरल को हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूरल भी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टन शेप से क्या मुराद है, इस तरह का ब्लड होगा, और बाई कन्वेक्स से क्या मुराद है, इस तरह का लीजन होगी, इस तरह का ब्लड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल के साथ, एपिड्यूरल के साथ ल्यूसिड इंटरवल की हिस्ट्री आपको मिल सकती है। ल्यूसिड इंटरवल से क्या मुराद है कि पेशेंट को ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा होने के बाद कुछ देर के लिए वो ठीक रहा, फिर बेहोश हुआ, फिर नॉर्मली ठीक हो गया, फिर थोड़ी देर बाद फोत हो गया, तो मोसिस को कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। ठीक है जी। लास्ट सिनेरियो, पेशेंट की ट्रॉमा की हिस्ट्री है या नेक सर्जरी की हिस्ट्री है, और वहाँ पे स्वेलिंग हुई है जो कि एक्सपेंड हो रही है, और वो जो स्वेलिंग है ना, वो चूँकि आपकी नेक के अंदर आपकी एयरवेज होती है, ट्रेकिया होती है, तो ट्रेकिया जो है वो कंप्रेस होगी, तो पेशेंट की इस डेफिनेटली उसका गला घूंट रही है ना, तो फ़ौरन उस पेशेंट की एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, वोंड की एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, और वहाँ पे कोई जो भी वो हेमाटोमा वगैरह है उसको इवैक्यूएट करना चाहिए। ये मोटे मोटे पॉइंट्स थे एमरजेंसी मेडिसिन से, जो कि स्टेप 1 स्टेप 2 हर जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हर पॉइंट को खुद अपने हाथ से लिखें एक दफ़ा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।